रामपुरा गांव में सारे किसानों की खेती एक जमींदार के पास रखी हुई थी। उन लोगों के पास अपना खेत का एक भी टुकड़ा कसने के लिए नहीं था। वो सारे इकट्ठा मिलजुल कर उस जमींदार के यहाँ काम किया करते थे। उसी गांव का एक किसान श्यामलाल बहुत ही ईमानदार और सच्चा था, लेकिन उसकी बीवी बहुत ही नखरे वाली थी। मुझे समझ में नहीं आता इस श्यामलाल को इतना सारा काम करने की जरूरत क्यों है। इसकी बीवी दिन ब दिन हर वक्त खर्चा बढ़ाती रहती है और इसे कोसती रहती है। उसे समझना चाहिए हमारे पास ना ही खेती है और ना ही और कोई साधन जिससे हम पैसे कमा सके। वो बेचारा कितना काम करता है लेकिन उसकी संतुष्टि नहीं होती। मनमोहन, अरे तुम क्या श्यामलाल की बातें लेकर बैठ गए। अरे उसके बीवी को मारा गोली। हमारे सामने कितनी बड़ी मुसीबत आई है। वो हमारा जमींदार हमसे काम करवाता है लेकिन पैसा नहीं देता। तुम तो जानते हो दिन ब दिन महीने पे महीना वो कम अपना पगार किए जा रहा है। कुछ ना कुछ तो बहाने बनाता है। ऐसा अगर चलता रहा तो हमारा घर खर्च बंद हो जाएगा और हमारी बीवियाँ हमसे हमारा घर छोड़कर चली जाएगी, वरना हमसे ही हमें घर से धक्का मारकर बाहर निकाल देंगी। चंपक, तुम चिंता मत करो। अरे मैंने मेरे दोस्त से कहा था, वो पास ही के गांव में है। उसने मुझे कहा उसके गांव में बहुत काम है और हम वहाँ काम करने के लिए जाएंगे। अगर हमारे ज़मींदार ने इस बार हमें अच्छा हमारा पगार नहीं दिया तो सच में इसका हम काम छोड़कर वहाँ जाएंगे। वहाँ बहुत अच्छा काम भी है और बहुत सारा पैसा भी मिलता है। उन लोगों में ऐसी बातचीत होती है और वो अपने अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में जमींदार के यहाँ उन्हें काम करने के लिए जाना था। श्यामलाल का छोटा सा परिवार था। उसमें खुद श्यामलाल, उसकी पत्नी मालती और उसके 2 बच्चे थे। पत्नी हर वक्त श्यामलाल को सुनाती। कम पैसों की वजह से वो उससे बहुत नाराज रहती थी। हर वक्त ताना देना, हर वक्त गाली गलौज करना और अपने खुशियों के लिए उससे 2 गुना काम करवाने की जिद करना। खुद तो कुछ काम करती नहीं थी, सारा दिन घर में सोती। श्यामलाल खेत में जाता, काम करता और फिर वापस आकर घर का सारा काम किया करता था। और इस बार तो उसने हद ही कर दी। सुनिए जी, आज आपका पगार का दिन है। आज आप अपने जमींदार से अपने काम का सारा पैसा लेकर आना। आप जानते हो पिछली बार आपने मुझे वचन दिया था कि इस माह के पगार में मुझे और मेरे बच्चों को होटल में लेकर जाएंगे, और आज अगर आपने ये वादा पूरा नहीं किया तो सच में मैं मेरे बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। फिर अकेले ही रहना अपने घर में, समझ गए? जब से शादी हुई है तब से काट कसर करके तुम्हारे साथ रहती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी इस अच्छाई को दिखाई नहीं देता। आज मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी। देखो मालती, तुम तो जानती हो हम कितने गरीब हैं और हमारे पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, और तुम होटल की बात कर रही हो। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन मेरा जमींदार हमारा पगार दिन ब दिन काटता जा रहा है। इसमें घर खर्च कैसे चलाऊंगा तुम बताओ ज़रा। मैं दूसरी ओर काम ढूंढ रहा हूँ लेकिन काम नहीं मिल रहा। हमारे जैसे लोग होटलों में खाना नहीं खाते और हमें यही काट कसर करके अपनी ज़िंदगी जीनी होगी। तुम ऐसी परेशानी मेरे सिर पर क्यों डालती हो जिससे मैं बहुत परेशान हो जाऊँ। मैं दिन रात सोचता रहता हूँ हमारे बच्चों की पढ़ाई कैसी होगी और वो बड़े होकर क्या बनेंगे। मैं अब आपकी बातों को नहीं सुनती।
आपको मुझसे वादा किया है वो पूरा करना ही होगा। जब तक आप मेरा वादा पूरा नहीं करेंगे तब तक मैं घर में खाना नहीं बनाऊंगी। बहुत दिनों से मैंने आपका संसार काट कसर करके चलाया है, अब नहीं। आपको आपके पगार से मुझे होटल लेकर जाना ही पड़ेगा। देखो ओ बगल वाला राधा कितने आराम से रहती है। उसका पति उसकी हर बात मानता है और उसे अच्छे से रखता है, और आपने मुझे अपने घर लाकर भिखारन ही बना दिया। जब तक आप नहीं मुझे होटल लेकर जाते तब तक मैं कोई काम नहीं करूँगी और बच्चों को भी भूखा पेट सोने के लिए रख दूँगी। मैं खुद अपना खाना बनाऊँगी और खा लूँगी। आज भी आपको काम पर जाते वक्त मैं टिफिन नहीं दूँगी, समझ गए? मालती की ऐसी कड़वी बातें सुनकर श्यामलाल को बहुत दुख होता है। बेचारा अपने घर संसार के लिए हर एक चीज करता है, लेकिन मालती को खुशी नहीं मिलती। उसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही थी। वो बहुत परेशान होकर घर से चला जाता है काम के लिए। जाते वक्त वो सोचता है, अगर आज पगार कम मिला तो इस मालती का क्या करूँगा मैं। वो मेरे बच्चों को भूखा पेट ही सोने के लिए छोड़ देगी। मैं कैसे भी अपना दिन और रात काट लूँगा, लेकिन मेरे बच्चों का क्या होगा, इसी चिंता में वो अपने काम की ओर निकल जाता है। सारे लोग बहुत खुश थे और अपना काम भी ईमानदारी से कर रहे थे। आज उनके पगार का दिन था। हर एक आदमी सोचता था कि अगर आज पगार कम हुआ तो हम यहाँ से काम छोड़कर दूसरे गांव में चले जाएंगे, और सारे के सारे अपना काम ईमानदारी से कर रहा था। घनश्याम भी अपने विचारों में डूबा था, श्यामलाल भी था और मोहन भी लकड़ियाँ लेकर यही सोच रहा था, अगर इस जमींदार ने हमें अच्छा खासा मुनाफा नहीं दिया तो सच में इसका सारा काम छोड़कर हम अपने अपने काम को ढूंढने के लिए पास के गांव में चले जाएंगे। शाम को सब लोग अपना अपना काम खत्म करके जमींदार के यहाँ पैसे लेने के लिए आते हैं। जमींदार धनीलाल को पता था सारे लोग अपने यहाँ से चले जाएंगे और पास ही के गांव में काम करने वाले हैं, इसलिए वो एक चाल चलता है और उन लोगों का पगार बढ़ा देता है इस महीने के लिए, क्योंकि ये लोग लालच में आकर उसके यहाँ काम करने के लिए रुक जाए। और वो श्यामलाल से कहता है, शाम, ये ले लो तुम्हारे 1000 रुपए, इस बार की तुम्हारी तनख्वाह। पिछली बार मैंने तुम्हें कम दिए थे ना, इस बार 2 गुना ज्यादा दिए हैं। अब तो खुश हो ना, तुम बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती हो, इसलिए मैंने तुम्हें 1000 रुपए दिए हैं, और आगे से ऐसे ही काम पर आते रहना और खुश रहो। धनीलाल की बातें सुनकर श्यामलाल बहुत खुश होता है और धनीलाल को शुक्रिया कहकर वहाँ से अपना पगार लेकर चला जाता है एक पोटली में। ऐसे ही धनीलाल सारे लोगों को 1000 रुपए देकर लालच देकर वहाँ रुकवाता है और सारे लोग वहाँ से अपना अपना पगार लेकर चले जाते हैं। धनीलाल की इस चाल को वो बेचारे किसान नहीं समझ पाए। उन्हें लगा धनीलाल अगले मास भी उन्हें पगार ऐसा ही देगा, लेकिन धनीलाल को पता था अगले मास में पास के गांव में कोई काम ही नहीं बचेगा, क्योंकि वहाँ इसी मासे में सारे किसान मरने वाले थे। इसी वजह से वो ऐसा चाल चलता है। शाम अपनी पोटली लेकर एक पेड़ के नीचे आराम करता है। वो बहुत थक चुका था, उसे पैसे भी आ चुके थे, लेकिन घर जाने से पहले वो कुछ देर के लिए आराम करना चाहता था। उसी पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ था। जैसे ही श्यामलाल की आंख लगती है वैसे बंदर वहाँ उछल कूद कर नीचे आता है, क्योंकि बंदर ने देखा था कि श्यामलाल के पास कुछ पोटली है और वो पोटली को उठाकर फिर से अपने पेड़ की ओर छलांग लगाता है।
उस बंदर को लगता था कि उस पोटली में कुछ खाने के लिए है, इसलिए वो वहाँ से भागकर चला जाता है। इतने में श्यामलाल जग जाता है और ये सारा नज़ारा देखता है और बहुत ही दुखी हो जाता है। वो सोचने लगता है कि आज ही उसकी पगार बढ़ी और वो भी पैसा उसने खो दिया। अब अपने पत्नी को वो क्या कहेगा। वो मन ही मन रोने लगा और अपनी किस्मत को कोसने लगा। हाय रे मेरी किस्मत कैसी है। पगार मालिक ने बढ़ा तो दिया, लेकिन मैंने उसे संभाल कर नहीं रखा। वो उदास होकर वहाँ से चला ही जाने वाला था। तभी उसे पोटली में से कुछ सिक्के वहाँ पेड़ के नीचे गिरे हुए दिखे। उसने उस सिक्कों को अपने पास लिया और फिर वो वहाँ से जाने वाला था। इतने में उसे उसी के पास के पेड़ से एक रोने वाली आवाज़ सुनाई दी और वो रोने वाली आवाज़ अपनी लाडो चिड़िया की थी। लाडो चिड़िया जोर जोर से रोने लगी। शाम को भी पता नहीं चला ये पक्षी ऐसा क्यों रो रहा है। वो पलट कर देखता है और फिर उससे बातचीत करता है। अरे प्यारी चिड़िया, तुम इतना क्यों रो रही हो? क्या परेशानी है? मुझे ज़रा बताओ, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ क्या? अगर हाँ तो मुझे बताओ। और इतने में लाडो चिड़िया वहाँ से नीचे आती है और श्यामलाल से कहती है, किसान भाई, हाँ मैं बहुत परेशानी में हूँ। मैं आज काम ढूंढने के लिए चली गई थी। मेरे 2 नन्हे नन्हे छोटे बच्चे मेरा घर पर इंतज़ार कर रहे हैं। दिन भर मैंने काम ढूंढा, लेकिन कोई काम नहीं मिला और जब तक आप जग जाते तब तक आपकी पोटली एक बंदर लेकर चला जाता है। मुझे लगा आप मेरी मदद कर सकते हो। आपके जगने का मैं इंतज़ार कर रही थी इस पेड़ पर, लेकिन उस बंदर ने तो सारा काम ही कर डाला। अब मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे भी नहीं है। उसकी सारी बातें सुनकर श्यामलाल चिड़िया को शांत करता है और उससे कहता है, चिड़िया रानी ज़रा शांत हो जाओ। ये मेरे पास कुछ सिक्के हैं, ये मैं तुम्हें देता हूँ। इससे तुम अपना घर संसार चला लेना। नहीं नहीं किसान भाई, ये आपके पैसे हैं। मैं आपसे पैसे ज़रूर लेती अगर सारे के सारे आपके पैसे आपके पास होते। अरे ये तो उस बंदर ने जाते वक्त उस पोटली से गिर गए थे और आपके घर में भी कोई ना कोई तो होगा ना, आपको इसकी ज़रूरत होगी। मैं अब आपसे पैसे नहीं ले सकती। चिड़िया रानी कोई बात नहीं, इसकी ज़रूरत तुम्हें सबसे ज़्यादा है, ये तुम रख लो। किसान की इस उदारता को देखकर लाडो हंसती है और किसान से कहती है, शाबाश किसान भाई, मैं आपको जानती हूँ। आप श्यामलाल किसान हैं और आपकी पत्नी आपको बहुत तंग करती है। मैंने आपकी परीक्षा ली थी। मैं एक जादुई चिड़िया हूँ और मैंने देखा किसी बंदर आपका सारा पोटली का सामान लेकर जाते हुए। मैंने उसे रोका नहीं। मैं आपकी उदारता और ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहती थी। इसी वजह से मैंने ये सारा नाटक किया और आपने मेरा मन जीत लिया। किसान भाई, मैं आपको एक तोहफा देती हूँ और ये तोहफा संभल कर रखना। आपकी सारी परेशानी इससे खत्म हो जाएगी। मेरे पंखों का एक टुकड़ा देती हूँ, मैं जादुई हूँ ना। और आप उस पंख से जो भी मांगोगे वो सारी विश पूरी कर देगा। लेकिन किसान भाई याद रखना, अगर इसका गलत इस्तेमाल किया तो जो भी आपने कमाया है उससे 2 गुना आपका चला जाएगा और आप जिंदगी भर दरिद्री के मारे फिरते रहोगे। याद रखना
किसी भी अनहोनी को नहीं घटने देना और इस पंख को दुष्ट लोगों से बचा कर रखना। ये आपको हमेशा ही खुश रखेगा। और चिड़िया उसे अपना जादुई पंख देती है। जादुई पंख पाकर किसान बहुत खुश हो जाता है और वो वहाँ से जादुई पंख लेकर अपने घर की ओर चला जाता है। किसान को तो पंख मिला। आगे देखते हैं किसान उस पंख को संभाल पाता है या नहीं। अपनी पत्नी की दुर्बुद्धि से उसे खो देता है। दोस्तों, उस जादुई पंख से किसान आगे क्या क्या करता है ये आगे वाली कहानी में मैं बताऊंगी। अगर मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। आपके प्यार की वजह से ही मैं इतनी अच्छी कहानियाँ बनाती हूँ। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।